जय हिंद स्टूडेंट्स, आज हम लोग 11वीं क्लास के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 10 का लेक्चर नंबर 19 देखेंगे, 19 नंबर का। ठीक है, चैप्टर का नाम है तरलों का यांत्रिक गुण। ठीक है, पीछे हम लोग पृष्ठ तनाव के बारे में हम लोग देख चुके हैं। हम आज देखेंगे संपर्क कोण के बारे में देखेंगे। ठीक है, पीछे वीडियो जो नहीं देखे होंगे 18 तक का लेक्चर देख लेंगे सब लोग। ठीक है, अच्छा, जब द्रव का स्वतंत्र पृष्ठ संपर्क होता क्या है? जब द्रव का स्वतंत्र पृष्ठ जो है ठोस संपर्क में आता है, ठोस के जब संपर्क में आएगा तो संपर्क के स्थान पर वक्रीय बन जाता है। ठीक है, तो द्रव के अंदर जैसे यहाँ संपर्क में आया हुआ तो वक्रीय हो गया, यहाँ भी संपर्क में आया तो भी वक्रीय हो गया। ठीक है, कहीं कहीं वक्रीय नहीं भी होता है तो वक्रीय हो जाएगा। तो द्रव के अंदर संपर्क बिंदु पर, द्रव के अंदर में, द्रव के अंदर संपर्क बिंदु पर ठोस पृष्ठ की स्पर्श रेखा तथा ठोस पृष्ठ की स्पर्श रेखा, देखिए द्रव के अंदर जो ठोस पृष्ठ का ये ठोस पृष्ठ रहेगा। ठीक है, और ये द्रव के अंदर रहेगा इसका। ठीक है, द्रव पृष्ठ का स्पर्श रेखा के मध्य कोण संपर्क हो जाता है, मतलब जो वक्र का स्पर्श रेखा और इसका ना द्रव जो लिक्विड ठोस जो लिक्विड में डूबा है, द्रव में डूबा हुआ है। ठीक है, उसके बीच जो कोण बनेगा क्या कहलाएगा? संपर्क कोण कहलाएगा, स्पर्श कोण कहेंगे इसको हम। ठीक है, संपर्क कोण संपर्क में आए पदार्थों की विशेषता है, यह ठोस के झुकाव में परिवर्तन से परिवर्तित नहीं होता है। ठोस को कितना झुकाइएगा उतने रहेगा, ठोस के झुकाव में परिवर्तन कितना करिएगा, एंगल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, चांदी के लिए बात करें हम, चांदी के लिए अगर सूर्य में चांदी को अगर डुबाएंगे हम, ठीक है, तो सीधे सीधा वो क्रॉस कर जाएगा। ठीक है, सीधे सीधा मतलब यहाँ पर जो संपर्क कोण होगा कितना होगा? थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। ये जल है, ये चांदी डाला गया है इसमें। ठीक है, तो ये में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, यानी कि एंगल 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो ठोस द्रव की को गीला नहीं कर पाता, 90 डिग्री हुआ। ठीक है, यानी कि पानी जो शुद्ध जल है चांदी को गीला नहीं कर पाएगा। ठीक है, अर्धचंद्रक की आकृति कैसा होगा? अर्धचंद्रक की आकृति यहाँ पर समतल होगा। कैसा होगा? समतल। अच्छा, कांच के लिए, कांच को जब जल में डुबाया जाएगा, ठीक है, तो ये इस प्रकार का आकृति बनाएगा। ठीक है, जबकि 90 डिग्री थीटा जो बनेगा इसका इस वक्र का स्पर्श रेखा और इसके जो ठोस का जो द्रव में डूबा हुआ है, ठीक है, ठीक है, इसके बीच का जो कोण बनेगा क्या होगा? 90 डिग्री से क्या होगा? छोटा होगा। 90 डिग्री छोटा होगा तो क्या होगा? तो द्रव ठोस को गीला करता है, द्रव जो ठोस को क्या करता है? गीला कर देगा। और अर्धचंद्रक का आकृति कैसा होगा? अर्धचंद्रक का आकृति कैसा होगा बताइए? इसका अवतल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? देखिए, तो अंदर क्यों रहेगा? कलछुल का भाग ऐसा होता है, अंदर में कैसा होता है? अवतल होता है, तो उसी टाइप का बन रहा है। ठीक है, अवतल कहलाएगा। ठीक है, याद रखिए। अब कांच है, कांच को जब पारा में डालेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा? तो देखिए, इस प्रकार का भाग बनाएगा, इस प्रकार का आकृति बनाएगा। इस प्रकार आकृति बनाएगा तो क्या कहलाएगा? यह उत्तल कहलाएगा। अर्धचंद्रक कैसे कहलाएगा? उत्तल। अब अर्धचंद्रक का इस ठोस जो डूबा हुआ है द्रव के अंदर, ठीक है, उसके साथ इसके स्पर्श रेखा जो कोण बनाएगा वो क्या बनेगा? वो संपर्क कोण होगा। तो थीटा कितना 90 डिग्री से बेसी हो जाता है, 90 डिग्री से बेसी हो गया तो क्या होगा? द्रव ठोस को गीला नहीं करेगा। ठीक है, और अर्धचंद्रक का आकृति उत्तल होगा। अर्थात कहने का मतलब है क्या हुआ? अगर थीटा का मान यानी कि संपर्क कोण का मान 90 डिग्री से कम हुआ, 90 डिग्री से कम होगा तभी वह गीला कर पाएगा ठोस को। अब 90 डिग्री के बराबर है, 90 डिग्री से बेसी होगा तो गीला नहीं कर पाएगा। ठीक है, ठोस द्रव युग्म जिसका संपर्क कोण 90 डिग्री से कम हो तब द्रव गीला कर्मक कहलाता है। 90 डिग्री से कम होगा तो क्या कहलाएगा? गीला कर्मक। गीला कर्मक मतलब गीला कर्मक मतलब करने वाला, गीला करने वाला। ठीक है, विभिन्न प्रकार पानी की बूंदे, विभिन्न प्रकार की पानी की बूंदे, ठीक है, अंतरापृष्ठीय तनाव के साथ। देखिए, अंतरापृष्ठीय कमल के पत्ते पर जब पानी की बूंद को डाला जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर वह इस प्रकार गोलाकार आकृति प्राप्त करेगा और संपर्क कोण जो है थीटा 90 डिग्री से बड़ा हो जाएगा, जिसके चलते वह कमल का पत्ता गीला नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर देखिए, साफ प्लास्टिक शीट पर जब पानी की बूंद को डाला जाएगा तो संपर्क कोण कितना है? 90 छोटा हो जा रहा है तो गीला कर देगा। ठीक है, यहाँ पर एसएल cos थीटा लिया गया प्लस एसएसएल। ठीक है, एसएल cos थीटा और एसएसएल मतलब cos थीटा इसके साथ दिया गया, cos मतलब ये वाला, इसको भाग का लिया गया और एसएसएल दोनों को जोड़ेंगे तो एसएसए का बराबर होगा, इसके बराबर। एसएसएल कहने का मतलब क्या हुआ? तो एल से लिक्विड हुआ, ए से एयर हुआ, मतलब द्रव वायु ना, लिक्विड मतलब द्रव, ए से वायु ना, एयर का पृष्ठ का तनाव हो गया। एसएसए मतलब पृष्ठ ठोस वायु का, सॉलिड एयर ना, और एसएसएल मतलब एसएल मतलब एसए सॉलिड, एल से लिक्विड के बीच का रखा थी पृष्ठ तनाव। ठीक है, अब हम देखेंगे द्रव के अर्धचंद्रक की आकृति है। नली में यहाँ पर केशिका नली संबंधित है। द्रव के नवचंद्रक की आकृति किस प्रकार होगा? जब किसी केशिका नली को, ठीक है, जब किसी केशिका नली को द्रव में डुबोया जाता है तो संपर्क बिंदु के निकट द्रव का पृष्ठ वक्रीय हो जाता है। संपर्क बिंदु का जो निकट जो द्रव होगा उसका पृष्ठ का हो जाएगा, वक्रीय हो जाता है। ठीक है, यह वह पृष्ठ जो है दो बलों के परिणाम बल के कारण वक्रीय होता है। दो बलों का बल लगता है, संसंजन बल लगता है और असंजन बल लगता है। दोनों बल के परिणाम के कारण ऐसा होता है। ठीक है, परिणाम बल लगता है, नेट परिणाम बल तब वैसा हो जाता है। माना द्रव का एक कण जो, ठीक है, एक कण जो ठोस के संपर्क में है, अणु ए पर लगने वाले विभिन्न बल
एक पे ए पर अलग अलग बल लगेगा। यहाँ पर ए जो है एक अलग अलग बल लगेगा। बल F1 जो कि आसंजन बल लगता है, F1 जो है आसंजन बल लगता है, ठीक है, तथा नली की दीवार के लंबवत बाहर की ओर कार्य करता है। नली की दीवार है, इसके बाहर की ओर काम करेगा लंबवत, ठीक है। इस बल को हम AB से प्रदर्शित किया हुआ है, देख सकते हैं ABC यहाँ भी दर्शाया गया, यहाँ भी दर्शाया गया, यहाँ भी दर्शाया गया, ठीक है। आगे बल F2 जो कि संसंजन बल है तथा ऊर्ध्वाधर से 45 डिग्री के कोण पर कार्य कर रहा है। ऊर्ध्वाधर से 45 डिग्री पर कार्य कर रहा है, संसंजन बल है ना, द्रव और ठोस के बीच के लगने वाला जो कणों के बीच जो बल होगा ना, आसंजन बल होगा, ठीक है। इसे हम AD से प्रदर्शित करते हैं, देख सकते हैं AD है, यहाँ भी AD है, यहाँ छूट गया D, यहाँ भी AD है, ठीक है, देख सकते हैं F2 ना। अच्छा, अणु A का भार जो नली के दीवार के अनुदिश नीचे की ओर कार्यरत है। देखिए अणु का एक भार नीचे की ओर कार्यरत है, ये वाला भार, ये नीचे की ओर, ठीक है। अभी बोला है कि क्योंकि अणु F का भार F1 और F2 की तुलना में नगण्य है, इस बल और इस बल की तुलना में इसका भार जो नगण्य है, इसलिए उसको नहीं लिया, ठीक है, इसलिए इसे नगण्य माना जाता है। इस प्रकार द्रव के अणुओं पर केवल दो बल F1 और F2 कार्य करते हैं, केवल एक ही वाला बल, एक ही वाला बल कार्य कर रहा है, ठीक है। इस बल यह बल परस्पर 135 डिग्री कोण पर है, 90 डिग्री 45 डिग्री, दूसरों का कितना हो जाएगा, 135 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, 135 डिग्री कोण पर कार्य करते हैं। परिणामी बल जिसे AC से प्रदर्शित किया गया है, कैसे प्रदर्शित किया, परिणामी बल AC है, ये कहते हैं AC ना, AC से प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, इस प्रकार द्रव के अणुओं के केवल अणु पर दो केवल बल लगेगा, F1 और F2, चूंकि जो इसका भार जो है शून्य ले लिया गया है, ठीक है, कार्य करता है। यह बल परस्पर 135 डिग्री कोण 90 + 45, 90 ई वाला और 45 डिग्री दोनों पर कोण पर काम करता है, ठीक है। कार्यरत है। परिणामी बल जिसे हम AC के प्रदर्शित करते हैं, AC से प्रदर्शित कर रहा है, F1 तथा F2 के मानों पर निर्भर करता है। परिणामी बल F1 के साथ अल्फा कोण बनाता है, F1 के साथ कितना बनाता है, अल्फा कोण बनाता है ना। अच्छा, अब देख सकते हैं अलग अलग आकृति के लिए दिखाया गया है, इसमें कोई किसी प्रकार का अर्धचंद्रक नहीं बना हुआ है, ये अवतल और अर्धचंद्रक बना है, उत्तल और अर्धचंद्रक बना हुआ है। सदिशों के समांतर तथा कोई नियम से tan अल्फा क्या होगा, tan अल्फा जब निकालेंगे हम तो F2 sin 135, F2 sin 135, ये वाला जो है ना, ये दोनों के एंगल के जोड़े के बराबर हो जाएगा, ठीक है, ये दोनों के एंगल जोड़े के बराबर, बटा में F1 + F2 cos थीटा, F1 + F2, F1 और F2 दोनों को जोड़ेंगे हम लोग, F2 दोनों के जोड़ करके और दोनों के बीच जो एंगल है उसे भाग देंगे, ठीक है। 135 को हम क्या लिखेंगे, साइन 90 + 45 लिखेंगे और cos 135 को 90 + 45 लिखेंगे और साइन 90 + थीटा क्या होगा, cos थीटा होगा। और चूंकि साइन से दूसरा 90 में जोड़ेंगे तो दूसरा तत्व समझ जाएगा, साइन का चिन्ह क्या होता है, प्लस प्लस माइनस माइनस होता है, तो प्लस रहेगा ये, ठीक है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, प्लस रहेगा ये जगह ना, ठीक है। और cos 90 + 45 करेंगे तो प्लस माइनस माइनस प्लस, तो cos 90 से तुलना करें तो साइन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन 145, तो माइनस में होगी तो माइनस गुना प्लस कर दिए ना, प्लस है तो माइनस में आएगा ना, माइनस में ये दूसरा तत्व समझ जाता है, माइनस गुना प्लस ये वाला माइनस गुना प्लस ये वाला क्या होगा, माइनस हो जाएगा ना। और sin 145 मान रखें cos 145 को 1/√2, sin 45 के 1/√2, दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, लघुत्तम निकालेंगे 1/√2 होगा और √2 कट जाएगा यहाँ से, तो √2 F1 है, √2 F1 लिखा हुआ है, देख लीजिएगा अच्छे से ना, √2 F1 लिखा हुआ है ये, तो F2 बटा में क्या बचेगा, √2 F1 - F2 बचेगा, ठीक है। ये tan अल्फा, विशेष स्थिति हम लोग कल देखेंगे, ठीक है। क्या बोलो, हाँ F2 F है, P नहीं है, P कहां से आ जाएगा, F है तो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।